सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। चंद रोज़ पहले पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने जब कराची में सिंध में लॉकडाउन लगाया तो वफाक की जानिब से उस पर शदीद तनकीद की गई, शदीद एतराज़ किया गया। अभी मुराद अली शाह साहब का शॉर्ट भी आपने सुना कि वो कह रहे थे कि कराची में डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है और इसके लिए वो मजबूर हो गए हैं कि 8 अगस्त तक इब्तदाई तौर पर तमाम कारोबार बंद कर दिए जाएँ और ये इस लॉकडाउन का नफाज किया जा सके। इस दौरान वैक्सीनेशन के अमल को भी भरपूर तरीके से चलाया जाएगा और तेज़ी के साथ कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट कम से कम वक्त में हो सकें। और फिर 8 अगस्त को ये फैसला किया जाएगा कि 9 अगस्त से ये कारोबारी ज़िंदगी बहाल होना है या नहीं होना। जब ये फैसला हुआ तो उस फैसले के फ़ौरी बाद वफाक की तरफ से और सिंध में अपोजिशन लीडर्स की तरफ से जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, इस फैसले पर शदीद एहतजाज किया गया कि किस तरह से आप ये बात करें कि 31 अगस्त तक लोगों को जो लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे, ख़ुद को वैक्सीनेट नहीं करवाएंगे, उनकी सैलरीज़ को रोक दिया जाएगा, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद की जा रही है, ताजरों का माशी कत्लेआम किया जा रहा है। लेकिन अब जब इस चौथी लहर ने सिंध से हटकर पूरे मुल्क में ज़ोर पकड़ा है तो अब आज वफाकी हुकूमत की तरफ से भी ये फैसला किया गया है कि अब पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाया जाएगा। गो कि वो इब्तदाई तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन होगा और ज़ाहिर इस कोरोना की ये चौथी लहर है और जब से ये पहली लहर आई थी उस वक्त से सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो एक सियासत है इसको लेकर इस पर हो रही है। सिंध गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि पहली लहर के दौरान भी उन्होंने पहले लॉकडाउन लगाया, स्मार्ट लॉकडाउन के जो फ़वाइद हैं उस पर वफाकी हुकूमत क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। तो ये इस अहम इशू पर भी जो कि इंसानी जान से मुताल्लिक है, इंसानी सेहत से मुताल्लिक है, एक ऐसी वबा जिसके खात्मे के लिए पूरी दुनिया में अपोजिशन और गवर्नमेंट एक होकर पॉलिसीज़ बनाती हैं, हमारे यहाँ पर क्यों हुकूमत और अपोजिशन इस अहम मामले पर एक नहीं हो पा रही, इस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और फिर सिर्फ इस मौजू पर नहीं बल्कि अभी जब इलेक्शन हुए आज़ाद कश्मीर में, अभी इलेक्शन हुए सियालकोट में, वहाँ पर जो नताइज आए, हारने वाली जमात ने उसको धांधली ज़्यादा इलेक्शन करार दिया, नताइज को अक्सर मुस्तरद किया। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में किस हद तक ये इस वक्त अपोजिशन हुकूमत का साथ देने को तैयार है और ख़ुद हुकूमत की क्या इंटेंशन है, क्या वाकई हुकूमत ये तमाम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए सीरियस है, इस पर गुफ्तगू करते हैं कि अगर हुकूमत दावत देती है अपोजिशन को तो क्या अपोजिशन इसको कबूल करेगी, अपोजिशन का जवाब इस पर क्या होगा। चूँकि शहबाज शरीफ साहब जो कि एक बड़े सीनियर अपोजिशन के रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनकी जानिब से कुछ इस तरह की खबरें ज़राए से मौसूल हुई हैं कि वो अपोजिशन और हुकूमत को ये ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर वो इसमें सीरियस हैं तो फिर अपोजिशन साथ बैठकर बात करने को तैयार है। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून से, और कुछ ही देर में पीपल्स पार्टी से ससी पलीजो साहबा भी मैं ज्वाइन करेंगी। तो रमेश कुमार साहब, ये ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध गवर्नमेंट ने सिंध में ये लगाया लॉकडाउन, तो यहाँ पर बड़ी तनकीद की गई। फवाद चौधरी साहब का बयान सामने आया, हलीमा दिल शेख साहब ने इसे ताजरों का माशी कत्लेआम करार दिया, बताया कि एक हफ्ते में लॉकडाउन लगता है तो मुल्क कितना पीछे मुआशी तौर पर चला जाता है। लेकिन जिस तरह से ये वायरस यहाँ पर फैल रहा था, ये ज़रूरत थी, 30% से ज़्यादा इसकी शरह हो चुकी थी। और फिर होता ये पहली लहर में भी यही हुआ था, जो इक़दाम सिंध गवर्नमेंट ने लिए बाद में वफाकी गवर्नमेंट ने उसको फॉलो किया। जब इनके इक़दाम फॉलो करने होते हैं तो फिर इब्तिदा में आप लोग एतराज़ क्यों करते हैं डॉक्टर साहब? अरबाब जहांगीर साहब, पहले मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ज़िंदगी की है और उसके लिए जितनी भी प्रोटेक्शन की जाए वो बेहतर है। हमने अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सिंध गवर्नमेंट के डिसीजन की कोई ऐसी मुखालफत नहीं की। आज भी मैं NCOC के कुछ मेंबरान के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि जितनी बात की गई है, चंद लोग हमारे वज़ीरों की तरफ से ये ज़रूर बयान आया है, मगर हमने ये कहा है कि अगर NCOC के अंदर हर मामला कोविड के हवाले से कंसेंसस के साथ अगर हो रहा है तो आप कंसेंसस के साथ जाएं। ये परसेप्शन डेवलप क्यों हो रहा है कि एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रही है, और अगर इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रही है कि भाई हम जो है वो ये करना चाह रहे हैं, तो भी कम से कम कुछ वफाक की जो पॉलिसी है, NCOC जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जिसको हर चीफ मिनिस्टर भी उसको एंडोर्स करता है, चारों चीफ सेक्रेटरी उसको एंडोर्स करते हैं, तो कम से कम वहाँ पे अगर कंसेंसस किसी भी चीज़ का होता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। रही बात लॉकडाउन की, मैं समझता हूँ माजी में भी लॉकडाउन हुए और अभी भी लॉकडाउन हो रहा है, मगर पहले तरजीह ये होनी चाहिए कि स्मार्ट लॉकडाउन हो। अगर स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर
कंट्रोल नहीं हो सकता तो फिर मजबूरी है कि पूरा लॉकडाउन भी करना पड़े तो करें, मगर उसके बगैर जो है वो कोविड जिस तरीके से आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि जो इस वक्त डेल्टा वायरस आया है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से स्प्रेड हो रहा है और ख़तरनाक है, और उस हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम भी होने चाहिए, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम होने चाहिए, मगर वैक्सीनेशन में भी ख्याल करें कि जो लोग आ रहे हैं, जितनी रश के मामलात हो रहे हैं, बार बार आपकी टीवी जो दिखा रही है, स्पेशली एक्सपो सेंटर वगैरह के, तो ये चीज़ें भी देखने जैसी है कि ये भी जो है वो कंट्रोल होनी चाहिए कि एक तरफ हम लॉकडाउन कर रहे हैं कि लोग भूख और बेरोजगारी में भी बेचारे किस तरीके से गुजारते होंगे, दूसरी तरफ जो लोग कोविड की वैक्सीन कराने आए या टेस्ट के लिए जाएं या सब्जियां लेने जाएं, वहाँ पे ऐसा क्राउड अगर इकट्ठा हो जाए तो उनको भी, हमने आपको पता है कि 8 तारीख को जलसा था और बिल्कुल तैयारी थी, मगर मैंने उसके ऊपर स्टैंड लिया, मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए, मैंने शाह साहब से बात की और शाह साहब ने कहा आप बिल्कुल सही कहते हो और ये कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि अब और 13 तारीख को पीडीएम ने भी कैंसिल किया है। ये अच्छी बात है, हर माजी में भी कोविड के हवाले से सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने तावन किया है। मैं समझता हूँ अभी भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट, कभी भी इन इश्यूज के ऊपर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। कभी कभार आज शाम को मैं एक मीडिया के ऊपर किसी सिंध के वजीर की स्टेटमेंट देख रहा था कि हमें फंड नहीं दिए जाते हैं, हमें कोविड की चीज़ें नहीं दी जाती। मैं समझता हूँ कोविड की अगर वैक्सीन भी आ रही है तो रेशे के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से सिंध को उतना शेयर जा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली पैसों से ली जा रही है, चाहे डोनेशन ये फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान ये कंसेंसस क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा? या तो ये लॉकडाउन पूरे मुल्क में एक जैसा लगे होना चाहिए ताकि इसको रोका जा सके इस वबा को, या फिर पूरे मुल्क में वो स्मार्ट लॉकडाउन की फिजा हो, एक सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन, बाकी 3 सूबों और दीगर इलाकों में वो स्मार्ट लॉकडाउन, तो फिर ये उन जगहों से जब लोग आपस में एक दूसरे के सूबे में और शहरों में आते जाते रहेंगे तो फिर ये वबा को काबू कैसे किया जा सकेगा? अरबाब, पहली चीज तो ये कि मैं समझता हूँ, मैंने आज भी पूछा है, कंसेंसस है और सारी एनसीओसी की जो मीटिंग होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सारे लोग आते हैं और वो अच्छे तरीके से वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, और आज जो डिसीजन हुआ है कि आज उस डिसीजन के ऊपर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं किया गया है, क्योंकि जब 23-24% जब एक रिजल्ट आ रही थी तो लाजमी है उसके बगैर उसका कोई हल नहीं था, और इस वजह से किया है। 8 अगस्त तक जो है वो कोशिश है कि कराची का परसेंटेज कम हो जाए। अगर यही कराची का ग्राफ रहा तो मेरे ख्याल में हफ्ता फिर जो लॉकडाउन बढ़ जाएगा। अगर इसका ग्राफ नीचे आ गया, इस्लामाबाद की तरह बेलो 10 अगर आ गया, तो फिर मैं समझता हूँ कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चला जाएगा। जैसे आज जो एनसीओसी में मुख्तलिफ बिग सिटीज में, मेगा सिटीज में जो डिसीजन किया है वो सिंध गवर्नमेंट भी उसको फॉलो करेगी, और आज ये चीजें डिस्कस हुई है। जितनी चीजें आती है ना बाहर, ऐसी बात नहीं है, मैं तो अच्छा माहौल एनसीओसी में देखता हूँ, और यही वजह है। और इवन जो वैक्सीन आ रही है, मेडोना आ रही है, फाइजर आ रही है, जितनी जो वैक्सीन आ रही है वो भी उसको उस रेशे से। आज मेरे साथ एक टीवी चैनल पे एक सूबाई वजीर था, मैंने उसको कहा यार आप एनएफसी बात तो आप कर रहे हो, मगर मुझे बताएं 2008 में भी ये गवर्नमेंट आपके पास प्रोविंशियल भी थी, फेडरल भी थी, मगर मैंने तो उस टाइम पे देखा कि एनएफसी के पैसे आपको पूरे नहीं मिलते थे। आज वो गवर्नमेंट है जो बगैर कहे हुए टाइम, तो डॉक्टर साहब फिर ये जाहिर है ये कंसेंसस, कैसे कि आप तो कह रहे हैं कि आपस में कंसेंसस है, लेकिन फिर जो सिंध गवर्नमेंट है वहां से एतराज़ात सामने आते रहते हैं। मैं आपके वापस आता हूँ, जरा डॉक्टर अफनान साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब ये वाकई आपको लगता है कंसेंसस, रमेश साहब स्टेटमेंट आ रही है दोनों तरफ से, जी वो सिर्फ दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही है, जब यहाँ से मैं आता हूँ जरा आपकी वापस, उधर से भी 2 वजीर, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। तो अफनान साहब ये सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक ही मामला है, या वाकई ये खलीज आपको ये सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में नजर आ रही है? और अब इस मौके पर अगर मामला खुदा न खास्ता दोबारा ये स्मार्ट लॉकडाउन से मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो अपोजिशन की सपोर्ट है गवर्नमेंट को? एतराज़ तो नहीं आपको इनकी पॉलिसी पर, जिस तरह ये इस वक्त मामला को लेकर चल रहे हैं कोविड के? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें एतराज़ात तो बहुत सारे हैं। देखें, सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि जब फवाद चौधरी जैसे आदमी को आप सिंध में भेजेंगे और वो आके वहाँ पे कहेगा कि जी ये पीपल पार्टी ये कर रही है, पीपल पार्टी ये कर रही है, मतलब अजीब तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है। भाई आप इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस तो बता दें आप क्या कर रहे हैं। आप दूसरी सिंध की हुकूमत को आपको फ़िक्र लगी हुई है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, और ये खुद मौसूफ पीपल पार्टी में रह चुके हैं। मतलब ये मतलब अजीब मस्खरों का क्या कहते हैं, इन्होंने जुमा बाजार लगाया हुआ है जिसके अंदर ये ऐसे लोगों को ला के सामने बिठा देते हैं जिनकी वजह से फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
मेरा ये ख्याल है कि सिंध को और वफाक को और अपोजिशन को बिल्कुल भी सियासत नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर, कोविड के ऊपर, और हम सबको फोकस करना चाहिए कि हम जल्द मतलब एक तो वैक्सीनेशन ड्राइव ज़्यादा तेज़ी से चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट कराएं, और ताकि ये जो बार बार वेव्स आती हैं ये ना आ सकें। देखें वेव को रोकने का एक ही तरीका है और वो ये है कि हम हमारी 73% अडल्ट पॉपुलेशन अगर वैक्सीनेट हो जाएगी तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो फिर वेव्स नहीं आया करेंगी। तो ये जब तक हम अचीव नहीं करेंगे तब तक ये लॉकडाउन वाले मसाइल, स्मार्ट लॉकडाउन वाले मसाइल आते रहेंगे। अब जहाँ तक बात रहेगी हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी है, देखें हुकूमत जो है उसकी स्ट्रैटेजी के अंदर बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला रहा है मेरे नज़दीक वो ये था कि जो प्रोक्योरमेंट थी इसकी वैक्सीन्स की वो बहुत डिले की गई। जब दुनिया ने सारे के सारे ऑर्डर्स पहले आज से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पहले बुक कर रही थी, उस वक्त जो है हमारी हुकूमत जो है उसने कोई ऑर्डर्स बुक नहीं किए और ज़्यादातर उन वैक्सीन्स के ऊपर रिलाई किया जो हमें डोनेशंस पे मिलती रहीं। अब 22 करोड़ लोगों के मुल्क के ऊपर डोनेशंस वाली वैक्सीन्स कितनी चल जाएंगी? तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का फेलियर था, जिसकी वजह से अब देखिए मिसाल के तौर पे बर्तानिया में 87% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर चुके हैं। अभी भी रिलाय तो उन्हीं पे किया हुआ है जो डोनेशन से जो वैक्सीन आ रही है, और बहुत सारे प्रोक्योरमेंट का अमल तो अभी भी कोई खास तेज नहीं हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये अनफॉर्चुनेट है। देखें इतनी कोई महंगी वैक्सीन नहीं है, $3-4-5 की मिलती है एक फाइजर की वैक्सीन, या $5 की मिल जाती है बाद औक़ात। तो ये जब आपको इतनी सस्ती वैक्सीन अगर आपको मिल रही हैं तो आपका ज़रा हमारा मुल्क में हमारी आबादी बहुत बड़ी है, तो हमें ये प्रॉब्लम जल्द अज जल्द रिजॉल्व करना चाहिए था अगर हम चाहते हैं कि इकॉनमी जो है वो अच्छी चले। वरना तो देखें इकॉनमी कैसे चलेगी? इकॉनमी चल ही नहीं सकती। जब आपके वबा फैलेगी तो लोग घरों में बंद हो जाएंगे, इकॉनमी खुद ब खुद बैठनी शुरू हो जाएगी। मैं एक रेटिंग चेक कर रहा था ब्लूमबर्ग की, जो है कोविड रेजिलियंस रैंकिंग, उसके अंदर उन्होंने 53 मुल्कों को दुनिया के जो है वो लिया है और फिर उसके अंदर रैंकिंग की है। उसके अंदर नंबर 1 इस वक्त नॉर्वे है, नंबर 3 मेरा ख्याल है फ्रांस है, नंबर 4 या यूएस है। पाकिस्तान 45वें नंबर पे है, 44वें नंबर पे हिंदुस्तान है। हम एक पोजीशन नीचे है हिंदुस्तान से। तो हुकूमत जो बात आपको पता है, ये लोग हुकूमत ये कहती रही है कि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन इन रियलिटी मेरा ये ख्याल है कि हमने वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत लेट की, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। और ये अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी है कि वो तबाही जो हिंदुस्तान में आई है वो हमारे मुल्क में इसलिए नहीं आई क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो अडल्ट है वो यंग है, दे आर लेस देन 30 ईयर्स ओल्ड। अगर ये पॉपुलेशन कहीं ओल्ड ज़्यादा होती, जैसे बरतानिया में, अमेरिका में या बाकी डेवलप कंट्रीज़ में थी, तो फिर हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा तबाह बर्बादी जो है वो आनी थी। अब आगे चल के जो है वो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को जो है वो ये इंश्योर करना चाहिए कि जो सप्लाई है वैक्सीन्स की वो बिल्कुल जो है वो ना रुके और वो अच्छी गुड क्वालिटी वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल हों आवाम के लिए, और साथ साथ एक बड़ा क्लियर नैरेटिव जो है वो गवर्नमेंट लेके चले और हम उसमें हुकूमत को सपोर्ट करेंगे कि वैक्सीनेशन कराई जाए, ताकि आवाम भी कराए, सरकारी मुलाजिम भी कराएं, सब लोग कराएं, क्योंकि ये वैक्सीनेशन के बगैर ये मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल सही। और ज़ाहिर इसमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस को ख़त्म करके एक मत और अपोजिशन को आना होगा, फिर एक साथ ही चलना होगा। ससी पलीजो साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं। ससी साहिबा, ये लॉकडाउन सिंध ने एक बार फिर पहल की, इस चौथी लहर में लॉकडाउन लगा दिया। अब ये 8 अगस्त के बाद होगा क्या? 9 अगस्त से ये तमाम कारोबार खुलने जा रहा है, या फिर वो कौन से क्राइटेरियाज़ हैं, किस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा? क्योंकि इस एक हफ्ते में हम किस हद तक इस वबा को फैलने से रोक सकेंगे? चूँकि हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ लोगों की जो तवील कतारें लगी हुई हैं, वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो हो रही। एक्सपो सेंटर के आप मनाजिर देख लें, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के आप मनाजिर देख लें, तो ये कारोबार को बंद करके हमने लोगों का मजमा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगा दिया। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। देखिए सूरत हाल सिंध की इस वक्त बिलखुसूस कराची की बड़ी गंभीर है, और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं कराई वो तो जद में आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि डेल्टा वेरिएंट जो है भारतीय, जो वैक्सीनेटेड भी हैं उनको भी हो रहा है। अब ये कि सिंध हुकूमत ने बड़े ही जो है कहला कर सिम बंद करने की धमकियां तक देकर मासूम सी कि भाई फिर लोग भी सेंसिटाइज हुए हैं, अवेयर हैं, तो अब वो ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन भी ज़रूरी था। ये सारी चीज़ें आपने देखा पंजाब में जब हुआ तो बोज़दार साहब ने इकदाम किए और ये उनका पूरा राइट था। आज मैं शेहवानी साहब के साथ एक प्रोग्राम में थी, उन्होंने कहा हाँ हमारे यहाँ जब
ये ज़्यादा बढ़ा तो गवादर, पसनी और कलात और खुज़ार में हमने भी एनसीओसी से हटकर अपने अपने जो हमारी सूरत हाल थी उसमें जब इक़दाम लिए। अब बात ये है कि सेंटर्स जो हैं वो हम मज़ीद बना रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा दबाव कम पड़ेगा। ये दिमाग में ज़हन में रखना चाहिए हर किसी को कि कराची हेवीली पॉपुलेटेड एक सिटी है, दुनिया के बड़े शहरों में शुमार होता है और यहाँ लोग अब जो कि अब अवेयर हुए हैं या किसी भी तरह के भई वाक़ई ये इतना ख़तरा है तो जो जवाब नहीं जो कर आ रहे हैं तो इस हवाले से ज़ाहिर बात है कुछ चैलेंजिंग सूरत हाल तो है, लेकिन 8 तारीख तक हम देखेंगे चीज़ें कंट्रोल में आती हैं तो ठीक है, वरना आगे जो है फिर सूरत हाल को देखते हुए मज़ीद हम जो है इक़दाम करेंगे। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी हम लाए हैं, सही। जो पहले लेकिन नोटिफिकेशन था ससियाबा उसके बाद हमने जब भी ये सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमाई कहता है कि ये आगे सूरत हाल को देखेंगे तो फिर वो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, खासतौर पर वो कारोबारी हजरात जिनके कारोबार बंद हैं, वो छोटे कारोबारी हजरात जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर खाते हैं और कमाते हैं, तो ये उन लोगों के लिए सिंध गवर्नमेंट कहीं किसी पैकेज का अनाउंस नहीं करती, कोई ऐसा ऑल्टरनेट उनका इनकम का रिसोर्स नहीं होता कि उनका ऐसा इंतजाम किया जाए कि वो सफ़र ना हो। बहुत सारे लोग ज़ाहिर कोविड की पहली लहर में फिर दूसरी लहर में वो इतना पीछे चले गए कि उनके लिए संभलना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो सिंध गवर्नमेंट इन कार्ड्स पे नहीं काम कर रही कि जिन लोगों का नुकसान हो रहा है उसकी तलाफी की जा सके। अरबाब साहब देखें, ये वबा जो है ये एक आफत है, इसको फेस तो करना है ना, इसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होंगी, हुई भी हैं। गवर्नमेंट से लेकर हर सेक्टर मुतासर हुआ है, लोग भी हो रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बात ये है सनतें भी हुई हैं, लेकिन हमने बड़ी कोशिश की। अभी भी देखें कि जहाँ एनसीओसी की मीटिंग्स होती हैं वहाँ तो कोऑर्डिनेशन चल रही है, लेकिन यहाँ सिंध में सीएम हाउस में जो मुतवातर मीटिंग्स हुई हैं उसमें उलमा कराम से लेकर आपके जो ताजिर बरादरी है, आपके जो मेडिकल एसोसिएशन है, आपके जो भी कंसर्न और रेलेवेंट जो लोग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्टर्स हैं, उन सबको हम ऑन बोर्ड लेते हैं और बताते भी हैं कि ये खदशात हैं और ये सिर्फ कुछ दिनों की बातें, इसमें कुछ ना कुछ कंट्रोल हम कर सकते हैं ताकि आपके लिए भी आसानी पैदा हो। ये ऐसा ना हो कि महीनों तक सूरत हाल ऐसी हो जाए कि अस्पतालें भी भर जाएं, सब चीज़ें भी जो है वो बिल्कुल हाथ से निकल जाए, अल्लाह न करे इंडिया की तरह, तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा। लोग होंगे तो सनतें होंगी, कारोबार वो होंगे। तो जहां हमने देखा नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट की जरूरत है, आपने देखा वो हमने वो की और उसको अभी भी आप देख रहे हैं कि मजीद सेंटर्स का जो है वो सेटअप गवर्नमेंट कर रही है और हम विजिलेंट भी हैं। हाँ, आबादी ज्यादा है तो हर जगह हर वक्त तो बंदा कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन उसके लिए टीम्स जो तश्कील दी, आपने देखा कि ईद के दिन भी मनसूख कर दी गई। हमारे सेहत जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनकी वजीर हो, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो, वो और सीएम साहब की जो इंस्ट्रक्शंस है और खास कर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो जिस तरीके से देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि कोई भी जान न जाए और उसके साथ साथ जो भी हम चीजें कर सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स में 2-3 बार ये इस तरह के वाकयात हुए कि वहां पर स्टाफ ने काम छोड़ दिया, उनको सैलरीज नहीं मिली 2-2 3-3 माह से। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया वहां पर बाहर लोग परेशान हुए, उसके बाद फिर वो इशू रिजॉल्व हुआ। अरबाब साहब, सिंध ने जो इकदाम किए हैं दुनिया उसकी गवाही देगी, क्योंकि ये यहाँ बलूचिस्तान से भी लोग आते हैं, पंजाब से इंटरप्रोविंशियल बॉर्डर बंद तो नहीं है ना, जारी बात है। तो हर यहाँ दबाव ज्यादा है, आपके इलीगल लीगल अफगानी भी यहाँ है, दूसरे लोग भी यहाँ है। अब उस हालत अब तो पाबंदी लगा दी आपने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पे ना। नहीं 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 नहीं, कुछ तो जरूरी था भाई, जाने तो बचानी है या नहीं है। ये तो आपके जो एक्सपर्ट्स हैं, आपके जो एंकर पर्सन्स हैं, आपके बहुत सारे लोग जो, इवन डॉक्टर फैसल साहब ने भी कहा हाँ सिंध का ये राइट है, वो समझते हैं कि अमवात का खदशा है तो वो जरूर जो है कुछ सख्त है। और 8 तारीख का है ना, उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश ये कि चीजें बेहतर हों। हम भी चाहते हैं कि हम जैसे लोग भी तो घरों में बंद हो गए हैं, बहुत सारे काम जो हैं सियासी समाजी आपके कारोबारी वो रुक जाते हैं ना, पढ़ाइयाँ हो, तालीम हो, लेकिन ठीक है। चलें 8 तारीख तक जाहिर सिंध गवर्नमेंट को उम्मीद है कि हालात बेहतर हो जाएंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मामूलात बहाल होना शुरू होंगे। तो रमेश कुमार साहब एनसीओसी के सरबराह असद उमर साहब हैं, वो इस साल के आखिर तक जो उन्होंने टारगेट रखा हुआ है कि 70-80% लोग अगर ये वैक्सीनेट हो जाते हैं तो फिर इस वबा से छुटकारा हासिल हो सकता है। अब 70-80% का मतलब है कि कोई 16-17 करोड़ के करीब वैक्सीन रिक्वायर्ड होंगी। तो इसके लिए प्रोक्योरमेंट का कोई प्लान हुकूमत ने तरतीब दिया कि तेज़ी के साथ ये वैक्सीनेशन आएँ, या फिर वो जो डोनेशंस की सूरत में आ रही हैं, वो जो मुख्तलिफ ममालिक अतिया कर रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं, उसी पर रिलाय करना है हमने? देखिए अरबाब, मैं समझता हूँ तनकीद करना बहुत ईजी है, मगर आप कम से कम उन चीज़ों को अप्रिशिएट किया करें जो चीज़ें हो रही है। आप अगर
8 से 4 महीने पीछे चले जाएं तो सारे कह रहे थे कि वैक्सीन नहीं आएगी, ये नहीं होगा, दुनिया में वैक्सीन शुरू हो गई। मगर उसी महीने से वैक्सीन शुरू हो गई है। अब 3 करोड़ लोग जो है वो वैक्सीन लगा चुके हैं। अभी 1.25 लाख से रोजाना जो है वो लोग जो है वो वैक्सीन लगा रहे हैं। और मैं समझता हूं जो टारगेट जो इन्होंने रखा है 30 अगस्त तक 4 करोड़ क्रॉस करने का, इजीली क्रॉस हो जाएगा। और इसके अंदर चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट जरूर एक दो जगह पे कराची में और इधर हुई है, जहाँ पे एक्सपो सेंटर में जो रश और जो किया गया है उसको जरूर देखना चाहिए। मगर एनसीओसी ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल निभाई है। रही बात आपको वैक्सीन की, एक मरतबा ये भी मुराद अली शाह साहब ने कहा कि हमें इजाज़त दी जाए। देखिए, एक फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि वैक्सीन दुनिया में जहाँ पे भी मिलेगी। आज हमारे पास साइनोवैक भी है, साइनोफार्म भी है, स्पुतनिक भी है, मेडोना भी है, फाइजर भी है, 5 वैक्सीन जो है, जॉनसन जॉनसन भी है। 6 वैक्सीनें बनी है और 6 के 6 वैक्सीनें पाकिस्तान में आ चुकी है। इसका ये जाहिर होता है इस चीज़ से कि एनसीओसी ने हर उस इदारे से जो वैक्सीन बनाता है, हर उस इदारे से जहाँ से वैक्सीन मिली है, चाहे पैसों के ऊपर चाहे डोनेशन में, मगर वहाँ से वैक्सीन अवेल की है, तब जाके ये वैक्सीन की जो है वो एक मिकदार जो चाहिए। तो और उसको रमेश कुमार साहब, आने वाले 2-3 माह के लिए भी तैयारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है? कितनी वैक्सीन के ऑर्डर्स इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं? अगर कोई फिगर्स आपके पास हो तो काइंडली शेयर कीजिएगा सर। देखिए, अभी का जो टारगेट रखा है कि अगस्त के इसी महीने 30 अगस्त तक इनका टारगेट है कि हमारे पास कम से कम 5 करोड़ की वैक्सीन जो है वो यहाँ पे पहुंच जाए। उस 3 करोड़ यूज हो चुकी है और 2 करोड़ जो है वो और भी हमें अगस्त में मिल जाए। आप समझें कि उन 2 करोड़ में से कम 1.25 करोड़ तक जो है वो यूज भी हो जाएगी, मगर फिर भी 75 लाख बचेगी। फिर इसी तरीके से आगे फिर 2 करोड़ का यही उन्होंने टारगेट रखा है कि दिसंबर तक हम 70-80% जो है वो अपनी पॉपुलेशन को कवर कर सके। तो जो टारगेट रमेश साहब, इसके ऑर्डर्स दे दिए गए? जिन ममालिक से आनी है उनको ऑर्डर्स बुक करवा दिए गए? हर बिल्कुल एक सिस्टम बनाया है और सिस्टम के तहत चल रहे हैं। और हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये एश्योरेंस दी गई है एनसीओसी की तरफ से कि हमने पूरा उसका सेटअप बनाया हुआ है कि आपको किसी वक्त परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ उसको कंज्यूम कराएं, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें। और देखें, हमारी दिन ब दिन उन चीज़ में बेहतरी आ रही है। कभी आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो लोग वैक्सीन हमारे पास थी मगर लोग लगाने के लिए तैयार नहीं थे, मगर आज वैक्सीन के लिए लोगों की कतारें लगी हैं। कि जब ये साल खत्म हो तो जो टारगेट एनसीओसी ने तय कर रखे हैं 70-80%, बल्कि हम तो ये दुआ करते हैं कि 100% पाकिस्तान की आबादी वैक्सीनेटेड हो जाए। एक ब्रेक छोटा सा लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की दावत हुकूमत ने दी, अपोजिशन ने अभी तक उसको उस पर क्या जवाब है अपोजिशन का, उसको तस्लीम क्यों नहीं कर रही अपोजिशन? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर जो एतराज़ात अपोजिशन की अपनी जगह मौजूद हैं, हुकूमत उनको क्यों नहीं इस पर मना पा रही और उन एतराज़ात को दूर क्यों नहीं कर पा रही? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस हुए और हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर 26 सीटें जीतने में कामयाब हुई। लेकिन अगले ही रोज़ नून लीग की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पीपल्स पार्टी की जानिब से एतराज़ किया गया कि इन इलेक्शंस में प्री पोल रिगिंग की गई है, हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, वहाँ पैसे का बेदरज इस्तेमाल हुआ। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, उससे पहले 2018 के आम इंतखाबात, हमेशा इलेक्शन जीतने वाली जमात पर धांधली के इल्ज़ामात पाकिस्तान में ज़ाहिर एक रिवायत सी बन गई है। सियालकोट में अभी ज़िमनी इंतखाब हुआ और बिल्कुल तवक्कुआत के बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ भी कामयाबी हासिल की, जो कि नून लीग की अपनी सीट थी। जब भी पाकिस्तान में कोई इलेक्शन या ज़िमनी इलेक्शन होता है उसमें जीतने वाली जमात पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अब हुकूमत इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स करना तो चाहती है, बयानात की हद तक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक, खिताबात की हद तक, अपोजिशन जमातों को दावत दी जाती है, उनसे तजावीज़ तलब की जाती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स ये हुकूमत करना चाहती है उस पर अपोजिशन जमातों को भी और इलेक्शन कमीशन को भी बहरहाल एतराज़ात अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो डॉक्टर अफनान साहब, क्या मुस्लिम लीग नून इस जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ज़ाहिर इस पर इलेक्शन कमीशन को भी एतराज़ है, आपको भी एतराज़ है, तो ये इस एतराज़ को हुकूमत के साथ बैठकर दूर नहीं किया जा सकता? अब तक कोई इस तरह की कोशिश संजीदगी के साथ हुकूमत ने की है, कोई इस तरह की ऑफ़र, और आप लोगों ने इस पर फिर क्या जवाब दिया हो? देखिए,
देखें, मैं उस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूँ जिसके अंदर सेनेट के अंदर वो वाला बिल लाया गया है जिसके अंदर ईवीएम और आई वोटिंग का सारा मामला है, और उसके अंदर शिक बाय शिक हमने हुकूमत को ये बताया है कि कहाँ कहाँ जो आप कानून बना रहे हैं उसके अंदर वो आइन से मुतसादिम है या वो जो है वो ठीक नहीं है, पाकिस्तान के लिए, उनके अपने लिए ठीक नहीं है। तो बातचीत हमारी जो है वो ज़ाहिर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के हद तक चल रही है, बिल अभी इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी के पास ही है। तो ये नहीं कि हम अपना इनपुट देने में हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो एजेके के इलेक्शन में हुआ, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हुआ या 2018 के इलेक्शन में हुआ, वो जो है वो तो ईवीएम के साथ और ज़्यादा उनको फैसिलिटेट करने वाली बात है, और ज़्यादा इलेक्शन धांधली को फैसिलिटेट करने वाली बात है। देखिए 2018 से पहले हमारे मुल्क में धांधली के इल्ज़ाम लगते थे, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने कंसीड की थी डिफीट, 2008 में हमने कंसीड की थी डिफीट। ये नहीं कि हमारा कोई हिस्ट्री है कि हमने कभी नहीं माना, ये 2018 में जो तमाशा लगाया गया है ये हमें अनएक्सेप्टेबल है कि आप स्टेट की ताकत से एक ज़बरदस्ती एक पॉलिटिकल पार्टी को ताकत में लाएं और इस हद तक आप चले जाएं कि 3,70,000 जवान पोलिंग स्टेशनों के अंदर घुस जाएं। ये तो अनएक्सेप्टेबल है, ये तो हम नहीं मान सकते। ये आइन के मुतरादिफ है, ये आइन से गद्दारी के मुतरादिफ है कि आप पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर धांधली करवाएं स्टेट स्पॉन्सर्ड। तो ये मामला जो है ये ईवीएम से रिजॉल्व नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें होंगी तो ये मामला और फैसिलिटेट होगा हमारे नज़दीक, आई वोटिंग होगी ये मामला और फैसिलिटेट होगा हमारे नज़दीक। तो यहाँ तो अगर हुकूमत कोई ठोस जो है वो तजवीज़ लाना चाहती है तो वो ज़रूर लेके आए, हम ज़रूर सुन लेंगे। ज़ाहिर है स्टैंडिंग कमेटियों के अंदर हम लोग ईवीएम के जरिए आप कह रहे हैं मामला नहीं हल हो सकता, तो फिर अपोजिशन की तजवीज़ क्या है? तजवीज़ तो हुकूमत ने अपोजिशन से तलब की है ना, ये ईवीएम तो हुकूमत की तजवीज़ है, ये आपको मंजूर नहीं है, तो इसका ऑल्टरनेट हल क्या है आपके पास? फिर देखिए मैं आपको ये बता दूं कि आप दुनिया के बेहतरीन कवानीन अमेरिका के, बरतानिया के यहाँ पे लाके पास करवा लें, आप दुनिया की बेस्ट आईटी सिस्टम्स पाकिस्तान में लाके लगा लें, ईवीएम ले आएँ, आई वोटिंग ले आएँ, जो मर्ज़ी आपके दिल में आते ले आएँ, अगर उनको चलाने वाले ख़ुद उसके अंदर जो है वो उसको रिग करेंगे तो फिर इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं होगा। मसला निज़ाम की तब्दीली का या कानून की तब्दीली का नहीं है, मसला सोच की तब्दीली का है। जब तक आप ये सोच नहीं निकालेंगे अपने दिमागों से कि जी कि मुल्क के अंदर जमहूरियत होगी या जमहूरियत नहीं होगी या एक इदारा सारा मुल्क चलाएगा, ये जब तक अगर ये सोच चलती रहेगी तो ये ईवीएम से मसला हल होने वाला नहीं है, ना ये आई वोटिंग से, बल्कि ये फैसिलिटेट होगा उन लोगों को जिन्होंने पहले भी धांधलियाँ की हैं। तो हम इसके अंदर बिल्कुल भी जो है वो नहीं है। ये ज़रूर है कि अगर 2017 का इलेक्शन एक्ट हमने जब बनाया था, हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड किया था, इसमें पीटीआई भी ऑन बोर्ड हुई थी, तमाम तजवीज़ें ईवीएम वाली तब वहाँ पे डिटेल में डिस्कस हुई थी, और तब भी पीटीआई ने इस बात को माना था कि ईवीएम पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जब इनको रिसेंटली किसी ने कोई नई पट्टी पढ़ा दी है तो ये उसके ऊपर अब चले जा रहे हैं। मैं एक आपको और बात ये बताना चाहता हूँ कि देखें ईवीएम की भी एक हिस्ट्री है। अगर आप ईवीएम के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई है, बुश और अल गोर का जो इलेक्शन हुआ था फ्लोरिडा के अंदर, अगर आप 2000 का निकाल के देख लें अमेरिका का, वहाँ पे ईवीएम मशीनों का वो रिग किया गया था। हिलरी क्लिंटन का और ट्रंप का जो 2016 में इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंशियल अमेरिकन, उसके अंदर रशियन जो इल्ज़ाम है कि रशियन जो है स्टेट इन्वॉल्व थी अमेरिकन इलेक्शन को रिग करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी थी और आई वोटिंग भी थी। तो ये मामला इतना सादा नहीं है कि आप ईवीएम ले आएंगे तो मसला हल हो जाएगा। मसला तो हल कभी भी नहीं होगा ईवीएम से, बल्कि मसले और पैदा हो जाएंगे ईवीएम से। तो मेरा ये ख्याल है कि 2017 की तजवीज़ के बाद निज़ाम को नहीं बदलना, आप कह रहे हैं कि सोच को, पास कुछ है जो सोच को बदलना पड़ेगा, पार्लिमानी कमेटी के अंदर पेश किए हैं। चलिए अफनान साहब, मैं ज़रा वापस आता हूँ, देखता हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास क्या इसकी ऑल्टरनेट तजवीज़ है। शशि साहिबा, अगर निज़ाम को नहीं बदलना, सोच को बदलना है, तो ये क्या पार्लियामेंट के ज़रिए, सेनेट के ज़रिए सोच को बदला जा सकता है? और फिर ईवीएम अगर आप लोगों को भी नहीं काबिल कबूल, इलेक्शन कमीशन को भी उस पर एतराज़ हैं, तो फिर बात वहीं आकर रुकती है कि फिर ऑल्टरनेट ऑप्शंस आपके पास हैं क्या? तजावीज़ हुकूमत को आप देंगे क्या? कौन सा निज़ाम है जो हुकूमत के सामने रखेंगे जिस पर अमल करें और ये धांधली से पाक साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए? अरबाब साहब, ये बड़ा ही अहमियत का सवाल है, इसका जवाब भी आप ज़रूर पूरा सुने। पहली बात ये कि लोगों का एतबार पाकिस्तान में होने वाली इलेक्शन से उठ गया है। ख़ास करे 2018 में जो आरटीएस का सिस्टम जिस तरीके से बैठा, सबसे पहली रिपोर्ट ही हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी ने बनाई थी, जिसको मैं चेयर करती थी, सारी पार्टीज़ को मैंने बुलाया था, वो आज भी रिकॉर्ड में पड़ी है
और उसमें हमने कहा था ये चीज़ें होंगी, इसके सदेबाब किया जाना चाहिए। वो फिर फ़ोन रिकॉर्डिंग्स भी आई, सब कुछ आया, तो कैसे चीज़ें हुई। यानी अब मैन्युअली चीज़ें जो है वही हमसे नहीं संभलती। बात यहाँ हो रही है ईवीएम की। फेवरेबल अच्छी कंडीशंस हो, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी वहाँ इश्यूज़ हो रहे हैं। यहाँ तो आपका प्री पोल रिगिंग भी मसला होता है, पोलिंग डे पर भी जो मामलात होते हैं। आपके एहसास प्रोग्राम, जिसका नाम असल में बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट है, उसमें भी आपको पता है कि ख़वातीन जब जो उनका अंगूठा लगाती हैं तो वो प्रिंट सही तरीके नहीं होता। 2-3 दफ़ा उनको जो है वो हेल्प की जाती है कि मशीन वो उसको आइडेंटिफाई करे। अब उसमें ईवीएम में तो बहुत सारे और भी इश्यूज है कि 2 पैरेलल चीज़ें चल रही होंगी, मैन्युअली भी और आपकी मशीन भी, और जिसमें बिल्कुल ये है कि उसको कैसे उसके साथ टेम्परिंग की जा सकती है और चीट करके उसमें जो है धांधली करके मामलात कर सकते हैं। बाकी मुझे ये जरूर कहने दें, उसका तरीकाकार सीखना एक बहुत बड़ी आबादी के लिए बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़े हिस्से के लिए। मैं अब आप हाँ, आप भी समझते माशाल्लाह, बड़े अक्लमंद है। सिर्फ इस पर हमने बहुत काम किया। ओवरसीज वोटिंग पर भी हमने, हमारी कमेटी घंटों बैठी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको देखें आप, सबने कहा ये नहीं हो सकता, ई वोटिंग भी जो है ये बड़ी खतरनाक है, हैक हो जाएगी। बहरहाल अब भी खान साहब डटे हुए हैं, जैसे जजायर के हवाले से डटे। एक तरफ कहते हैं सिंध आकर मैं दिल जीतूंगा, दिमाग जीतूंगा, दूसरी तरफ पानी भी बंद है, और वही बात जिस पर हमें सख्त चिड़े नफरत है कि सिंध के रिसोर्सेस में भी जो है वन साइड कब्जे भी कर लूंगा, और ये होनी चाहिए। वहाँ मियाँ वाली में वो कहते हैं कि इंसानी तरक्की, ज़हनी तरक्की होनी चाहिए, ऐसे इदारे बनने चाहिए। यहाँ आकर हमें कहा जाता है आपकी माहौलियात पानी बंद करके। ईवीएम नून लीग भी मुस्तरद कर रही है, पीपल्स पार्टी भी मुस्तरद कर रही है, तो हल जी हल की तरफ जरा अगर आप आए। अरबाब साहब मैं आ रही हूँ उस पर। बात ये है क्योंकि ये सारी इंटरलिंक्ड इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं ना। बहस में आएंगी आप, माशाल्लाह डिबेट होती है तो अच्छी खासी आप हर जाविये से देखना चाहिए। यही एडाकिज्म पर और हम टेम्पररी उसमें जाते हैं ना, फिर रह जाती। पार्लियामेंट पहले भी बैठी, 2017 में जो एक्ट बना था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तगड़ी सजेशंस थी, सबकी वो उसमें शामिल वो नहीं हो सकी। अभी भी इम्प्रूवमेंट की बहुत बड़ी गुंजाइश है उसमें। आरटीएस जैसे मामला न हो, पाकिस्तान पे ये धब्बे न लगे, तो उसमें सारी पार्लियामेंट को सोचना पड़ेगा। और ये इलेक्शन वाला जो ऑर्डिनेंस ये लेकर आना चाह रहे हैं ना, इसको हम रद्द करते हैं। ऑर्डिनेंस में जो है इतनी बुनियादी तब्दीलियां जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आती हैं, ये नई। ठीक है, चलो ऑपोजिशन ही इस पर मुत्तफिक है कि ये ईवीएम इस मसले का हल नहीं है, जो धांधली का इशू है। नहीं चलिए ससिया वक्त चूंकि कम है, जरा रमेश कुमार साहब से भी इस पर मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान लूं कि हुकूमत इस पर क्या सोच रही है। जी तो रमेश कुमार साहब, ज़ाहिर है ऑपोजिशन मुत्तफिका तौर पर ये आपकी इस ईवीएम की तजवीज़ को तो नहीं मान रही, इसके अलावा कोई और हल है आपके पास इस धांधली से निजात का? अरबाब जहांगीर, मैं 2002 से लेके ये चौथी इलेक्शन है जो देख रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, तो मुझे सब इलेक्शन का तजुर्बा है। मियाँ साहब की भी है, जब मियाँ साहब के साथ में था और उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं जीत रहा हूँ, मुझे 2/3 मेजॉरिटी दिलाएं। मगर पता है क्या, मैंने ये महसूस किया है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में आती है वो ठीक, जो हुकूमत में नहीं आती है वो हमेशा पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। हर मुल्क के अंदर रोल होता है एस्टेब्लिशमेंट का, चाहे राह हो इंडिया के अंदर, चाहे MI6 MI5 हो लंदन के अंदर, चाहे पेंटागन हो, CIA हो, FBI हो अमेरिका के अंदर, मगर कहीं पे भी इलेक्शन का नहीं रोल होता है। मगर ये पाकिस्तान के अंदर हमेशा इस तरीके से एजेंसी को बदनाम किया जाता है कि एजेंसी का रोल है। आप अगर समझते हैं कि उनका रोल है तो कैसे रोकना है, उसके लिए आपके कहने के मुताबिक तो ये चीजें नहीं होंगी, फिर भी आप एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएंगे। रमेश साहब, इसका मतलब कि अगली हुकूमत अगर आपकी नहीं आती, किसी और की आती है, तो फिर आप भी फिर धांधली का इल्जाम लगाएंगे कि हमारे साथ धांधली हो गई, धांधली करके हमें। देखिए, मैं समझता हूं कि वाहिद, देखिए, एक 18th अमेंडमेंट आई, आज तक आसिफ जरदारी साहब उस चीज की क्रेडिट दिला है कि मैंने एज ए प्रेसिडेंट, मैंने ये अक्लमंदी का डिसीजन लिया ना कि एज ए प्रेसिडेंट मैंने इख्तियार छोड़े। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने चाहे कैसे भी तलकाते हैं स्टेबलिंग, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ाम लगते हैं वो थ्योरी ख़त्म होनी चाहिए, आए बैठे मिल के इलेक्टोरल रिफॉर्म करें और इलेक्टोरल रिफॉर्म 2021-22 हो, जहाँ पे जो कंसेंसस के साथ हो, नैब रिफॉर्म कंसेंसस के साथ हो। अगर आप बैठे बैठाए ये माजी की गलतियां करते जाएंगे, जैसे
63 में जब आसिफ साहब ने मियाँ साहब को कहा कि ये अमेंडमेंट करें, मियाँ साहब ने कहा नहीं, अभी पीपुल्स पार्टी फंसी हुई है। मगर जब मियाँ साहब खुद फंसा तो फिर पीपुल्स पार्टी ने जवाब दे दिया। मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ों के लिए कभी भी कोई टाइम या किसी का मौका नहीं होता है। अक्लमंद बंदे उस चीज़ों से फ़ायदा लेते हैं और बैठ के वो रिफॉर्म लेके आते हैं। आज अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं आया तो फिर माजी की तरह आप एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते जाएंगे। 2002 में भी पीपुल्स ठीक है, पार्टी फिर आने वाले इलेक्शंस में भी सूरत हाल वही होगी जो पिछले 3-4 इलेक्शंस में देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया रखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब, ससी पलीजो साहबा, डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हुकूमत जिस तरह कोरोना की मुख्तलिफ लहरें आती हैं और इसमें काबू पाती है, सूरत हाल को बेहतर करती है और दुनिया में पाकिस्तान की तारीफ भी हुई, तो इसका मतलब यह है कि इसी निज़ाम में रहते हुए बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आई जा सकती हैं। हुकूमत जिस चीज़ पर चाहे अपोजिशन को दावत देकर मेज़ पर बिठाकर बात कर सकती है, लेकिन उसके लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों की विल होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कश्मीर प्रीमियर लीग पर भारत दुनिया भर में एक मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, खिलाड़ियों को धमकियां दे रहा है कि कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत ना करें, खेल को भी सियासत की नज़र कर रहा है। एक ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो 4 रोज़ बाद कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज़ होने जा रहा है और आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद स्टेडियम में ये प्रीमियर लीग होनी है, जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर में क्रिकेट की रौनक लगेगी। तो भारत को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता था? मकबूजा कश्मीर में भारत ने लोगों से जीने के बुनियादी हुकूक भी छीन लिए हैं, ज़िंदगी की उनसे आज़ादी छीन ली है और अब आज़ाद कश्मीर की इस प्रीमियर लीग को भी वो रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तो इस कोशिश में भारत ने क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं अब तक? सबसे पहले उसने ICC को ख़त लिखा कि इस लीग को तस्लीम ना किया जाए और ICC के जवाब से ज़ाहिर है भारत को यकीनन मायूसी हुई, क्योंकि ICC ने भारत को ये बताया कि ये पाकिस्तान की इंटरनल लीग है, ये बैनुल-अक़वामी लीग नहीं है, इसलिए ये ICC के दायरे इख्तियार में नहीं आती। फिर जब भारत को वहाँ से मायूसी हुई तो उसने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड को ख़त लिखा कि अपने अपने खिलाड़ियों को इस लीग में शिरकत से रोका जाए। अब इस लीग में वो जनूबी अफ्रीकी और इंग्लिश खिलाड़ी और दुनिया के दीगर ममालिक के खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं जो पिछले 5 सालों में रिटायर हो चुके, वो तमाम इस लीग का हिस्सा हैं, जिसमें हर्षल गिब्स हैं, मोंटी पनेसर हैं, तिलकर दिलशान हैं और दीगर भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं। हर्षल गिब्स ने और मोंटी पनेसर ने भारत की इस मज़मूम साजिश को दुनिया के सामने बेनकाब किया। दोनों ने ट्वीट्स किए, दोनों के बयानात सामने आए कि भारत इस प्रीमियर लीग में उनको शिरकत से रोकने की कोशिशें कर रहा है और उनको धमकी दी जा रही है कि अगर वो इस लीग में शिरकत करते हैं तो फिर आइंदा वो भारत में कदम नहीं रख सकेंगे, किसी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए उनकी खिदमत हासिल नहीं की जाएंगी। हर्षल गिब्स ने तो भारत की इस धमकी में आने से इनकार किया। उन्होंने अपने इस ट्वीट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो इस लीग में शिरकत करेंगे और भारत की ये जो मज़मूम कार्रवाई है उन्हें काबिल कबूल नहीं। लेकिन इंग्लैंड के स्पिनर मोंटी पनेसर ने कहा कि शायद वो इस लीग में शिरकत ना कर सकें, चूँकि भारत का जो असर है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। मोंटी पनेसर ने क्या कहा है ज़रा वो आप सुनिए, फिर इसके बाद मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। तो मोंटी पनेसर ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान का भी हक़ है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ ये क्रिकेट परवान चढ़े और चूँकि इमरान खान खुद माजी में बड़े नामवर सुपरस्टार क्रिकेटर रह चुके हैं तो उनके दौर में क्रिकेट को फ़रोग भी पाकिस्तान में मिल सकता है। और उन्होंने कहा कि ज़ाहिर बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी भी आएँ यहाँ पर आकर खेलें, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि मोंटी पनेसर ये लीग नहीं खेलेंगे और अगर उनकी तरह दीगर बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी भी भारत की इन धमकियों में आकर इस लीग को नहीं खेलते तो ज़ाहिर है इस लीग को बड़ा नुकसान हो सकता है। बहरहाल PCB की जानिब से मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कुछ इसमें नहीं भी शिरकत करते तो भी ये लीग पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ खेली जाएगी, चूँकि इस लीग के ज़रिए दुनिया को ये पैगाम देना है कि आज़ाद कश्मीर में ये प्रीमियर लीग खेली जा रही है और मकबूजा कश्मीर में उसके साथ ही लोग किस तरह से एक इंसानी जेल में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जहां 2 साल से एक कर्फ्यू की सूरत हाल नाफिज है, लोगों को उनके घरों तक महदूद कर दिया गया है। तो बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को बुलाकर पूरी दुनिया में एक बड़ा मौसर पैगाम वहाँ की सूरत हाल से मुताल्लिक जा सकता है और अब भारत की ये पूरी कोशिश है कि इस कश्मीर प्रीमियर लीग को किसी भी तौर रोका जा सके, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत की ये कोशिश बिल्कुल कामयाब नहीं होगी और कुछ बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी इस असर से निकलकर भारत की धमकियों को नाकाम बनाकर इस लीग में शिरकत करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस काविश को मुस्तकबिल में कामयाबी मिलेगी, चूँकि ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के इवेंट्स आज़ाद कश्मीर में मुनक़्क़िद करवाए जाएँ ताकि आज़ाद कश्मीर में किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उसके बिल्कुल साथ
साथ ही मकबूजा वादी की जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया के सामने आ सके, चूँकि वहाँ की सूरत हाल से मुतालिक मुख्तलिफ मौक़ों पर पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की और पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह किस मुसीबत में भारत के जुल्म और जबर को सहते हुए कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ उन्हें आज़ादी हासिल नहीं है, जहाँ वो अपने मामूलात आज़ादी के साथ जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक में लोग अंजाम देते हैं वो नहीं दे सकते। तो इस सूरत हाल पर दुनिया अपना किरदार अदा करे, लेकिन दुनिया की मुजरिमाना गफलत और खामोशी इस वक्त भी पूरी दुनिया के सामने आया है कि किस तरह से दुनिया की बड़ी ताकतें इस मामले पर भारत के साथ मौजूद हैं, चूँकि जो मुआशी मफादात दुनिया के वो भारत के साथ जुड़े हुए हैं। अब इस कश्मीर को क्या भारत कोई नुकसान पहुँचा सकता है या ये कामयाबी के साथ आगाज़ इसका होगा और अंजाम पजीर भी होगी? एजाज़ वसीम बाकरी बोल न्यूज़ के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। तो एजाज़, भारत ने जो अब तक कोशिशें की हैं, हर्षल गिब्स और मॉन्टी पनेसर के नाम तो ज़ाहिर सामने आए, क्या कुछ मजीद खिलाड़ी भी ऐसे हैं और कुछ मजीद क्रिकेट बोर्ड्स ऐसे हैं इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के अलावा कि जिनको भारत की जानिब से ये धमकियाँ दी गई हैं? देखिए, धमकियां उन्होंने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को दी हैं और आईसीसी को उन्होंने खत भी लिखा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कि आप इस लीग को रिकॉग्नाइज ना कीजिए। लेकिन कल शाम को जो आईसीसी के तर्जमान ने स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा क्योंकि आईसीसी इंटरनेशनल इवेंट्स को देखता है, ये एक लोकल इवेंट है और लोकल इवेंट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इजाजत दे रखी है, तो ये लोकल क्रिकेट बोर्ड की इजाजत की वजह से हम कश्मीर लीग के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। जब आईसीसी ने भारत की दरखास्त को रद्दी की टोकरी में डाला, उसके बाद उन्होंने तीसरी अटेम्प्ट की गैर मुल्की प्लेयर्स को रोकने के लिए, और जिसमें वो जो इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर हैं, सिख क्रिकेटर हैं मॉन्टी पेनेसार, उसको वो विड्रॉ कराने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन हर्षल गिब्स ने भी विड्रॉ नहीं किया है, तिलकरत्ने दिलशान ने भी विड्रॉ नहीं किया है और लीग अपने टाइम पे शुरू होने जा रही है। भारत ने एक तरह से कोशिश की थी कि इस लीग को ना होने दिया जाए, क्योंकि जो गैर मुल्की प्लेयर्स को और जो गैर मुल्की बोर्ड्स को भारत की तरफ से जो खतूत लिखे गए, जिसका मॉन्टी पेनेसार ने आज एतराफ भी किया, भारत ने ये मौके पर इख्तियार किया कि आज़ाद कश्मीर को उन्होंने एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी का नाम दिया। अब वो मॉन्टी पेनेसार को इंग्लैंड में रहते हैं, पंजाबी हैं, इंडियंस हैं, उनको वो डराने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन हर्षल गिब्स भी नहीं डरे हैं और तिलकरत्ने दिलशान भी नहीं डरे हैं। ये एक नैरेटिव की जंग हो रही है और जिसमें पाकिस्तान को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और कश्मीर प्रीमियर लीग को कामयाबी मिली है कि लीग 6 अगस्त से शुरू होने जा रही है। सही, लेकिन एजाज क्या अब ज़ाहिर है भारत ने तो इसको रोकने की कोशिश की है, पाकिस्तान का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, ये बैनुल-अक़वामी लेवल का टूर्नामेंट नहीं है, क्या पाकिस्तान जवाबी कोई कार्रवाई कर सकता है? आईसीसी को कोई ख़त लिख सकता है, कोई दरख्वास्त दे सकता है कि भारत की इन कार्रवाइयों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए? भारत जिस तरह खिलाड़ियों को धमका रहा है, इस लीग में शिरकत से रोक रहा है, तो आईसीसी इस पर क्यों खामोश है? आईसीसी इस वक्त न्यूट्रल है या बाइस हुआ है भारत की तरफ, पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा? नहीं, देखिए ये इंडियन नैरेटिव एक वॉर है और पाकिस्तान नैरेटिव की वॉर है, जिसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। और आईसीसी को, जैसे मैंने बताया कि भारत ने गुज़श्ता रोज दरखास्त लिखी थी और वो दरखास्त रद्दी की टोकरी में डाल दी गई कि हम पाकिस्तान को कश्मीर के नाम से लीग करवाने से मना नहीं कर सकते हैं। जहां तक पाकिस्तान को इंडिया का इस वॉर का जवाब देना चाहिए, जो हमला उन्होंने किया है वो हमला यही है कि पाकिस्तान उसमें कामयाब हो गया, लीग अपने टाइम पर शुरू होने जा रही है, गैर मुल्की प्लेयर्स भी आ रहे हैं, हर्षल गिब्स भी आ रहे हैं। वो सिर्फ एक मॉन्टी पेनेसार को, और एक दिलचस्प चीज ये है कि मॉन्टी पेनेसार ने इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर पाकिस्तान का केस लड़ा कि आप कैसे एक आजाद मुल्क को रोक सकते हैं कि उसके पास गैर मुल्की प्लेयर्स ना जाएं या गैर मुल्की क्रिकेटर्स ना जाएं, तो आप तो ब्लैकमेल करें। और इंडिया इसमें एक्सपोज हुआ है और पाकिस्तान को कामयाबी इसमें मिली है। तो एजाज, ये जो राब्ते भारत की जानिब से किए गए, जो धमकियां दी गई, वो बराह रास्त क्रिकेट बोर्ड्स को दिए गए या फिर कुछ खिलाड़ियों से भी ज़ाती तौर पर ये राब्ता किया गया था? हर्षल गिब्स और मॉन्टी पनेसर और तिलकरत्ने दिलशान और जो दीगर स्टार्स हैं, इन लोगों से बराह रास्त भी राब्ते किए हैं भारत ने? देखिए, ये क्योंकि कमर्शियल लीग्स होती हैं, चाहे पाकिस्तान सुपर लीग हो या कश्मीर लीग हो या बीपीएल हो या इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट हो, ये कमर्शियल क्रिकेट होती है। और इस कमर्शियल क्रिकेट में ये तमाम बोर्ड्स ने एक मुत्तफिका फैसला कर रखा है कि किसी भी मुल्क का प्लेयर अगर कहीं खेलने जाएगा तो वो अपने नेशनल बोर्ड से एनओसी लेकर जाएगा। डायरेक्ट बॉल बात करते हैं, पहले बोर्ड करते हैं, बोर्ड के साथ सही।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज वसीम बाखरी हमारे साथ मौजूद थे। बताया उन्होंने कि इंग्लैंड के मॉन्टी पनेसर इस लीग का हिस्सा नहीं बनेंगे, उन्होंने खुद को विड्रॉ करा लिया और भारत की धमकियों के ज़ाहिर है वो इस वक्त असर में आ गए, क्योंकि आगे उनके कुछ कमेंट्री और कोचिंग के असाइनमेंट्स भी भारत के साथ मौजूद हैं। लेकिन हर्षल गिब्स, तिलकर दिलशन और दीगर खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान आएंगे, आज़ाद कश्मीर जाएंगे, मुजफ्फराबाद के स्टेडियम में वो एक्शन में नजर आएंगे। और हमारी उम्मीद और दुआ भी यही है कि ये लीग जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की कामयाब लीग्स में शुमार होती है, जिस तरह दुनिया की बड़ी दीगर लीग्स हैं, उसी तरह ये लीग भी कामयाबी हासिल करे और जिस मकसद के लिए खेली जा रही है उस मकसद में भी पाकिस्तान को और कश्मीर को कामयाबी हासिल हो। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।